हेलो दोस्तों, नमस्कार। इतिहास विषय से संबंधित आज हम एक नए प्रैक्टिस सेट से स्टार्ट करेंगे। तो 60 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो गए थे, तो आज हम 61 से स्टार्ट करेंगे। प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आपका 61 से। तो ऋग्वेद में धान्यकृत शब्द का प्रयोग हुआ है। तो 61 क्वेश्चन है हमारा, ऋग्वेद में धान्यकृत शब्द का प्रयोग हुआ है, पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ओसानो वाले के लिए, यानी विन नोवर के लिए। विनोवर के लिए ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं ऋग्वेद में धान्यकृत शब्द का प्रयोग ओसाने वाले के लिए हुआ है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पीजीटी में आया हुआ क्वेश्चन है। ऋग्वेद में पशुचारण की तुलना में कृषि का स्थान गौण है। ऋग्वेद के कुल 10,462 10,462 श्लोकों में से केवल 24 में ही कृषि का उल्लेख है। ठीक है, ये कृषि से संबंधित है और कृषि में महत्व के 3 शब्द संहिता के मूल भाग में प्राप्त हैं: उर्दर, धान्य एवं बमपति। तो चारसणी शब्द का प्रयोग कृषि एवं कृष्टि की हेतु किया जाता है। ये चारसणी शब्द भी पूछा गया है। और जुते हुए खेत को क्षेत्र या उपजाऊ भूमि में उर्वरा कहते हैं। और भूमि खेतों में विभक्त थी जिनके बीच में जमीनों की पट्टियां खिल्ली होती थी। खिल्ली शब्द का प्रयोग परती या ऊसर आदि भूमियों के लिए भी किया गया है। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, मुगल काल में निम्नलिखित शासकों में से किस एक ने नियंत्रण और संतुलन की नीति प्रशासन में प्रारंभ किया है? तो किया था अकबर के द्वारा, यानी इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं मुगल काल के प्रशासन में नियंत्रण और संतुलन की नीति का प्रारंभ जो है अकबर ने किया था। अकबर की मनसबदारी व्यवस्था, राजपूतों से वैवाहिक संबंध आदि सभी धर्मों से अकबर ने अपने साम्राज्य को मजबूत एवं दीर्घजीवी बनाने हेतु किया था। तत्कालीन समय में राजपूत अकबर का कड़ा प्रतिरोध कर रहे सकते थे, इसीलिए उसने राजपूतों से वैवाहिक संबंध स्थापित किया था। ठीक है, तो आप देख सकते हैं मुगल काल की बात करें चाहे दिल्ली सल्तनत काल की बात करें, पहले तो वे शक्ति या बल के द्वारा दूसरे राज्य को हड़प लेते थे। और शक्ति और बल के बाद अगर नहीं हो पाता था तो वैवाहिक संबंधों से अपना राज्य का विस्तार करते थे और उन्हें अपना मित्र बना लिया। प्रशासन में भी अकबर ने ऐसा प्रावधान किया कि किसी भी अधिकारी के पास शक्ति का केंद्र न हो पाए। ये सभी कार्य अकबर के नियंत्रण एवं संतुलन की नीति के तहत आते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, सर्वप्रथम दिल्ली के किस सुल्तान को खलीफा ने नासिर अमीर उल मोमिनीन की उपाधि से नवाजा था? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर हो जाएगा इल्तुतमिश। ठीक है, दिल्ली सल्तनत का जो वास्तविक संस्थापक है इल्तुतमिश को ही नासिर अमीर उल मोमिनीन के नाम से जाना जाता है। आप देख सकते हैं इल्तुतमिश का अर्थ होता है साम्राज्य का स्वामी। ठीक है, यह इलवारी जनजाति का तुर्क था। ऐबक की मृत्यु के बाद आरामशाह सिंहासन पर बैठा। तो आरामशाह को जून के युद्ध में पराजित कर इल्तुतमिश ने 1210 ईस्वी में शासक बना और इल्तुतमिश एक दास था तथा दिल्ली का प्रथम सुल्तान बना और सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला पहला सुल्तान भी था। उसने सुल्तान के पद की स्वीकृति 1229 में बगदाद के खलीफा अल मुंतसिर बिल्लाह से प्राप्त की थी। किससे प्राप्त की थी? बगदाद के खलीफा अल मुंतसिर बिल्लाह से प्राप्त की थी। और खलीफा ने उसे विशिष्ट अधिकार पत्र एवं सम्मान सूचक वस्त्र, खिलअत और नासिर अमीन उल मोमिनीन की उपाधि से नवाजा था। अगला क्वेश्चन है, श्रीमद् भागवत गीता महाभारत के किस पर्व का अंश है? तो श्रीमद् भागवत गीता जो है महाभारत के जो है भीष्म पर्व का अंश है, यानी बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये भी पीजीटी में पूछा गया है। आप देख सकते हैं महाभारत का संकलन महर्षि वेदव्यास ने किया था, परंतु यह अंतिम रूप से 400 ईस्वी के आसपास पूर्ण हुआ था। प्रारंभ में इसमें केवल 8,800 यानी 8,800 श्लोक थे, तब इसे जय संहिता कहा गया है। इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर नोट डाउन करेंगे। अतः इसमें 1,00,000 श्लोक हो गए तो इसे सतसहस्रास्त्री, ठीक है, सतसहस्त्री संहिता या महाभारत कहलाने लगा। यह विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है। महाभारत में कुल 18 पर्व हैं, यानी 18 पर्व हैं और इसमें भीष्म पर्व जो है 6ठे पर्व का भाग है जिसमें भगवत गीता का वर्णन है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, 1938 में हरिपुरा कांग्रेस अधिवेशन के दौरान सुभाष चंद्र बोस का महत्वपूर्ण कदम था। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, 1938 हरिपुरा कांग्रेस अधिवेशन को हम पॉलिटी में आपको करा चुके हैं। तो आप देख सकते हैं 1938 जो हरिपुरा कांग्रेस अधिवेशन के दौरान सुभाष चंद्र बोस का महत्वपूर्ण जो कदम था क्या था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी कांग्रेस, क्योंकि कांग्रेस ने योजना आयोग के विचार को शुरू किया था। ठीक है, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो देख लेते हैं 1938 का कांग्रेस अधिवेशन 1919, ठीक है, 19 से 20 फरवरी 1938 को गुजरात के हरिपुरा नामक स्थल पर आयोजित हुआ था
और इस अधिवेशन के अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस थे। यह अधिवेशन एक गांव में हुआ था और इस अधिवेशन में राष्ट्रीय नियोजन समिति नेशनल प्लानिंग कमेटी का गठन किया गया तथा पंडित जवाहरलाल नेहरू को इसका अध्यक्ष बनाया गया। मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है। नेशनल प्लानिंग कमेटी का अध्यक्ष किस बनाया गया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू को। और इसी अधिवेशन में भारत की स्वतंत्रता में रजवाड़ों को भी शामिल किया गया था। अगला है हमारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का आधिकारिक इतिहास लेखक कौन है? तो कौन था? बी पट्टाभी सीतारामैया, ठीक है। ये राइट आंसर हो जाएगा इसका बी राइट आंसर, जिसको सुभाष चंद्र बोस ने इन्हीं को पराजित किया था अपने कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता में। और तो पट्टाभी सीतारामैया भारत के प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी, गांधीवादी और पत्रकार थे और गांधी जी का भी इनको सपोर्ट था। इन्होंने दक्षिण भारत में स्वतंत्रता की अलख जगाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ये राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के प्रमुख सहयोगियों में से एक थे। ये देख सकते हैं आप, जब 1939 में कांग्रेस अध्यक्ष के निर्वाचन में पट्टाभी सीतारामैया सुभाष चंद्र बोस से पराजित हो गए, तब महात्मा गांधी ने उनकी हार को अपनी हार कहा था और इसी के चलते सुभाष चंद्र बोस अपना बाद में जो है रिजिग्नेशन लेटर दे देते हैं, रिजाइन दे देते हैं। आज़ादी के बाद वे मध्य प्रदेश के राज्यपाल भी रहे। ये एक लेखक के तौर पर भी जाने जाते हैं। इन्होंने ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का इतिहास भी लिखा था। अगला हमारा भारत भारतीयों के लिए है किसने कहा था? तो मोस्ट इंपोर्टेंट, भारत भारतीयों के लिए है, ये स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा कहा था, जिन्होंने वेदों की ओर लौटने का भी सिद्धांत दिया था। आप देख सकते हैं स्वामी विवेकानंद के बचपन का नाम जो है मूल शंकर था। इनका बचपन का नाम पूछा गया एग्जाम में, मूल शंकर था। स्वामी पूर्णानंद ने 1848 ईस्वी में इन्हें दयानंद सरस्वती नाम दिया और 1861 ईस्वी से मथुरा में इनकी भेंट जो है अंधे स्वामी ब्रजानंद से हुई और दयानंद इनके शिष्य बन गए। इन्होंने अपने धर्म का प्रचार करने के लिए आगरा में इन्होंने पाखंड खंडनी पताका फहराई तथा 1875 ईस्वी में बम्बई में आर्य समाज की स्थापना की। कब की थी? 1875 में बम्बई में आर्य समाज की स्थापना की और 1877 ईस्वी में इन्होंने अपना मुख्यालय लाहौर बनाया और इन्होंने वेदों की ओर लौटो तथा भारत भारतीयों के लिए है नारा दिया था। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, निम्नलिखित में से किस विद्वान ने भारतीय इतिहास को सर्वप्रथम 3 कालखंडों हिंदू सभ्यता, मुस्लिम सभ्यता और ब्रिटिश काल में विभाजित किया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी पूछा गया है 68 वाला। इसका सी राइट आंसर हो जाएगा कि यानी किसने? जेम्स मिल ने, ठीक है, यानी सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं जेम्स मिल को 1818 में स्कॉटलैंड के अर्थशास्त्री और राजनीतिक दार्शनिक जेम्स मिल ने 3 विशाल खंडों में ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, ब्रिटिश भारत का इतिहास नामक एक किताब लिखी थी और इस किताब में जेम्स मिल ने भारत के इतिहास को हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश, ठीक है, इन 3 कालखंडों में बांटा है। मिल का मानना था कि भारत में अंग्रेजों के आने से पहले यहाँ हिंदू और मुसलमान तानाशाहों का राज चलता था। यहाँ चारों ओर केवल धार्मिक बैर, जातिगत बंधनों और अंधविश्वासों का ही बोलबाला था। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, 1885 ईस्वी में बॉम्बे में संपन्न होने वाले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष कौन था? तो पहले जो अधिवेशन हुआ था 1885 में कांग्रेस की स्थापना हुई थी, ठीक है। इस अधिवेशन की जो अध्यक्षता की थी पहले किसने की थी? व्योमकेश चंद्र बनर्जी ने की थी, WC बनर्जी, यानी सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन 28 दिसंबर से 31 दिसंबर 1885 ईस्वी में बम्बई के गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में हुआ था और प्रारंभ में इसका नाम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस था, परंतु दादा भाई नौरोजी के सुझाव पर, ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के सुझाव पर यह बदलकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया गया और प्रारंभ में यह अधिवेशन पूना में होना था, किंतु वहाँ पर जो है प्लेग रोग उस टाइम बहुत फैला था, ठीक है। तो प्लेग रोग जो है छुआछूती बीमारी है, फैलने की वजह से इसका स्थान परिवर्तन करना पड़ा और बाद में इसको बम्बई स्थानांतरित कर दिया गया और इसकी अध्यक्षता जो है व्योमकेश चंद्र बनर्जी यानी WC बनर्जी ने की थी। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में श्रीमती सरोजिनी नायडू ने किसके द्वारा नामित सदस्य के रूप में हिस्सा लिया? तो किसके गोलमेज सम्मेलन में श्रीमती सरोजिनी नायडू ने किसके द्वारा नामित सदस्य के रूप में हिस्सा लिया था? तो वो लिया था भारत सरकार द्वारा नामित सदस्य के रूप में, ठीक है। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस मैंने आपको बताए हैं। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर 1931 ईस्वी से 1 दिसंबर 1931 ईस्वी तक सेंट जेम्स पैलेस लंदन में चला था और कहाँ पर चला था ये पूछा गया है। और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी ने कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि थे, ठीक है, यानी तीनों जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में हुए थे इसमें जो गांधी जी ने दूसरे में पार्टिसिपेट किया था, पहले वाले में वो नाराज हो गए थे और तीनों में शामिल होने वाले देश भारत से एकमात्र व्यक्ति थे, उनका नाम था भीमराव अंबेडकर। और इसी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में जब गांधी जी पार्टिसिपेट करने गए थे तो वहाँ के प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल ने इन्हें अर्धनग्न फकीर सीढ़ियों से जा रहे थे, ठीक है, तो अर्धनग्न फकीर की उपाधि दी थी।
तो भारत सरकार की सदस्यता सरोजिनी नायडू भी इसमें भाग लेने गई। इनके साथ एनी बेसेंट भी थी और इन्होंने भारतीय महिलाओं का प्रतिनिधित्व किया। मदन मोहन मालवीय राष्ट्रवादी दल के प्रतिनिधि के रूप में भी गए थे। अगला क्वेश्चन है, मुगल काल में इजरा क्या था? ठीक है, तो मुगल काल में जो इजरा क्या था पूछा गया है, तो 71 का राइट आंसर हो जाएगा ए। तो इजरा की बात करें तो इजरा राजस्व कृषि की एक व्यवस्था थी। ठीक है, ए सिस्टम ऑफ रेवेन्यू फार्मिंग। ठीक है, रेवेन्यू फार्मिंग का एक टैक्स प्रणाली थी। आप देख सकते हैं मुगल काल में इजरा राजस्व कृषि की एक व्यवस्था थी और जुल्फिकार खां मुगल बादशाह जहांदार शाह का प्रधानमंत्री था। इसी ने इजरा व्यवस्था को बढ़ावा दिया था और इसके अंतर्गत एक निश्चित दर पर भू राजस्व वसूल करने के बदले में सरकार ने इजारेदार यानी लगान के ठेकेदारों और बिचौलियों के साथ यह करार करना आरंभ कर दिया था कि वे सरकार को एक निश्चित मुद्रा राशि दें। बदले में किसानों से जितना लगान वसूल कर सकें उतना वसूलने के लिए उन्हें मुक्त छोड़ दिया गया। इससे किसानों का उत्पीड़न बढ़ा, लेकिन इस व्यवस्था के अधीन किसी भी इजारेदार ने राजकोष में निश्चित जमा राशि नहीं की। अगला क्वेश्चन है, लेक्स लोकी अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, लेक्स लोकी अधिनियम। ठीक है, तो आप इसका राइट आंसर हो जाएगा 1850 ईसा पूर्व। ठीक है, 1850 ईस्वी में हुआ था, सॉरी ईसा पूर्व नहीं, ईस्वी में 1850 ईस्वी में हुआ था। एडी दिया गया है। आप देख सकते हैं लेक्स लोकी अधिनियम क्या है। लेक्स लोकी अधिनियम जो है 1845 में प्रस्तावित किया गया था और 1850 में ये पारित हुआ था। इसका उद्देश्य हिंदू धर्मांतरों को ईसाई धर्म में पैतृक संपत्ति का वारिस बनाने का अधिकार प्रदान करना था। यह अधिनियम जाति निर्योग्यता निवारण अधिनियम 1850 के नाम से भी जाना जाता है। तो इसे नोट डाउन कर सकते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट है, पूछा गया है। तो अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, जागीरदारी संकट को किस इतिहासकार ने मुगल साम्राज्य का पतन का कारण बताया था? तो जागीरदारी संकट को किसने बताया था? सतीश चंद्र ने बताया था, यानी सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं 1959 में सतीश चंद्र की पुस्तक पार्टीज एंड पॉलिटिक्स एट द मुगल कोर्ट, पार्टीज एंड पॉलिटिक्स एट द मुगल कोर्ट 1707 से 1714 ईस्वी तक प्रकाशन हुआ था। इसमें पहली बार मुगल साम्राज्य की प्रशासनिक संरचना का गंभीर अध्ययन करने का प्रयास किया गया। सतीश चंद्र के अनुसार औरंगजेब के शासन के अंतिम वर्षों में मुगल प्रशासक जो है मनसबदार जागीरदार व्यवस्था को बनाए रखने में असफल हुए। जैसे ही यह व्यवस्था अव्यवस्थित होने लगी वैसे ही साम्राज्य का अंत अवश्यंभावी हो गया था। अगला क्वेश्चन है हमारा, पैन आयरन। ठीक है, पैन आर्यन एसोसिएशन की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो पैन आर्यन एसोसिएशन की जो स्थापना की गई थी 1906 ईस्वी में की गई थी, 1906 में। आप देख सकते हैं पैन आर्यन एसोसिएशन भारत के दो क्रांतिकारियों सैमुअल लुकास जोशी और मोहम्मद बरकतुल्लाह द्वारा सितंबर 1906 में अमेरिका में स्थापित सबसे पहला ज्ञात भारतीय राजनीतिक संघ था। ठीक है, सबसे पहला ज्ञात राजनीतिक संघ था। इसे इंडियन होम रूल लीग की तर्ज पर न्यूयॉर्क में शुरू किया गया था, जिसका उद्देश्य आयरलैंड में भी इसी तरह के आंदोलन का सूत्रपात करना था। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, संवाद कौमुदी मोस्ट इंपोर्टेंट बुक है, बहुत बार पूछी गई है। संवाद कौमुदी नामक अखबार किसने 1821 में निकाला था? तो संवाद कौमुदी निकाला था राजा राम मोहन रॉय के द्वारा। ठीक है, आप देख सकते हैं राजा राम मोहन रॉय का जन्म बंगाल के एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। बंगाल में प्रारंभ हुआ सुधार आंदोलन का नेतृत्व जो है राजा राम मोहन रॉय ने किया। इन्हें आधुनिक भारत का पिता एवं नव प्रभात का तारा कहा जाता है। ठीक है, आधुनिक भारत का पिता और नवप्रभात का तारा, ये पूछा गया है नवप्रभात का तारा किसे कहा जाता है। तो इनको राजा की उपाधि जो है मुगल सम्राट अकबर द्वितीय के द्वारा प्रदान की गई थी। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है, इनको राजा की उपाधि किसके द्वारा दी गई थी? मुगल सम्राट अकबर द्वितीय के द्वारा दी गई थी। इन्होंने जाति व्यवस्था बाल विवाह का विरोध किया। राम मोहन रॉय स्त्रियों की स्थिति को सुधारने के कट्टर समर्थक थे। सती प्रथा इनके समय की सबसे ज्वलंत समस्या थी। इसके विरोध के लिए इन्होंने अपनी पत्रिका जो है संवाद कौमुदी का उपयोग किया था, सती प्रथा के विरोध में। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस शासक के सिक्कों पर रोमा नामक लिखा था? रोमा, ठीक है, और रोमन वेशधारी इस देवी की आकृति अंकित है। तो इसका है हुइस्क प्रथम। ठीक है, ये बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, हुइस्क प्रथम। आप देख सकते हैं हुइस्क ने बहुत से स्वर्ण एवं ताम्रपत्रों का सिक्कों का प्रचलन किया था और हुइस्क के कुछ रजत सिक्के भी प्राप्त हुए हैं। इसके ऊपर ईरानी वेशभूषा में राजा की आकृति बनी हुई है। हुइस्क के सिक्कों पर विभिन्न प्रकार के देवी देवताओं की आकृतियां हैं। यूनानी एवं रोमन लिपि के लेख के साथ साथ रोमन वेशधारी देवी की भी आकृति अंकित है, जिस पर रोमा नाम लिखा हुआ है। इसके सिक्कों पर यूनानी देवी देवताओं, पारसी देवताओं और भारतीय देवताओं की भी आकृति प्राप्त होती है।
तो फ्रेंड्स आपको जो है फास्ट लग रहा होगा, तो जिसको फास्ट लग रहा है प्लीज़ आप लोग वीडियो को जो है ऊपर ऑप्शन मिलता है आपको, आप थोड़ा स्लो कर सकते हैं उसको, और जिसका रिवीजन हो चुका है और कॉन्सेप्ट क्लियर है वो थोड़ा इसको फास्ट कर सकते हैं। तो अगले क्वेश्चन की बात करेंगे 1833, ठीक है, 1833 के अधिनियम के संबंध में, और प्लीज़ साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। तो 1833 के अधिनियम के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, ठीक है, तो देख लेते हैं 1883 का अधिनियम में कौन सा राइट नहीं है बोल रहा है, तो इसमें जो है डी इसका राइट नहीं है, और क्यों नहीं है देख लेते हैं। कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिए गए, बिल्कुल कंपनी का जो एकाधिकार था उसको तो इसके माध्यम से समाप्त कर दिया गया था, ये राइट हो जाएगा, ठीक है। और दूसरा है बंगाल के गवर्नर को भारत का गवर्नर जनरल कहा गया, बिल्कुल लॉर्ड विलियम बेंटिंग के शासनकाल में जो बंगाल का गवर्नर था उसको भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। और जो है दासों की दशा को सुधारने और उनका समाप्त करने की भी आज्ञा दी गई थी। और डी वाला कह रहा है कि सब परिषद गवर्नर जनरल और बम्बई तथा मद्रास की संविधान सभा को कानून बनाने का अधिकार दिया गया था। नहीं भाई, कानून बनाने का अधिकार गवर्नर जनरल के हाथ में ही था, तो सब परिषद गवर्नर जनरल और बम्बई और तथा मद्रास की संविधान को जो है कानून बनाने का अधिकार नहीं दिया गया था। आप इसे देख सकते हैं 1833 के अधिनियम में मैकाले एवं जेम्स मिल का प्रभाव स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ता है, और इसी अधिनियम के माध्यम से अंग्रेजी को भी बढ़ावा मिला था। कंपनी का एकाधिकार जो है पुनः 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया था, और कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार चाय तथा चीन से भी पूर्णतः समाप्त कर दिया था, ठीक है। 1833 के अधिनियम द्वारा चाय और चीन से भी पूर्णतः जो एकाधिकार था समाप्त कर दिया गया था। बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया। गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में एक अतिरिक्त कानूनी सदस्य को चौथे सदस्य के रूप में सम्मिलित किया गया। 10 दासों की दशा सुधारने का अंततः समाप्त करने की भी आज्ञा दी गई, और कानून को संचित व संहिताबद्ध करने एवं सुधारने के उद्देश्य से एक विधि आयोग की भी नियुक्ति की गई थी। और इस अधिनियम का सबसे महत्वपूर्ण जो था वो धारा 87 थी, जिसके द्वारा जाति वर्ण के आधार पर सरकारी चयन में जो भेदभाव समाप्त कर दिया गया था। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत में मस्जिद का एक प्रारंभिक उदाहरण है जिस पर मुस्लिम विचारों के प्रभावों की अधिकता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जन्नत खान मस्जिद, ठीक है, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं जन्नत खान मस्जिद जो है भारत में इस मस्जिद का एक प्रारंभिक उदाहरण है जिस पर मुस्लिम विचारों के प्रभाव की अधिकता है। इस मस्जिद का निर्माण दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने निजामुद्दीन औलिया की दरगाह के समीप करवाया था। पूर्णतः इस्लाम शैली में निर्मित इस मस्जिद में लाल पत्थर का प्रयोग किया गया है। क्वेश्चन यहाँ से भी पूछा जाता है कौन सी मस्जिद में जो है लाल पत्थर का प्रयोग किया गया था, तो आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं। जन्नत खान मस्जिद जो है दिल्ली में। अगला क्वेश्चन है हमारा, किसे एक संप्रदाय का प्रमुख या निग्रंथ कहा जाता है, तो एक संप्रदाय का प्रमुख या निग्रंथ जो है किसे कहा जाता है, महावीर स्वामी को, ठीक है, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं महावीर स्वामी का नाम जो है बचपन का नाम वर्धमान था, और 30 वर्ष की अवस्था में ये घर त्याग कर की तपस्या करने निकल पड़ते हैं, और 12 वर्ष की कठोर तपस्या के बाद वैशाख मास के 10वें दिन जुम्बिक ग्राम के पास रिजुपालिका नदी, मोस्ट इंपोर्टेंट है, कौन सी रिवर पूछा जाता है, रिजुपालिका नदी के तट पर, और कौन सा वृक्ष भी पूछा गया है, साल वृक्ष के नीचे उन्हें कैवल्य ज्ञान की प्राप्ति हुई, ठीक है, कैवल्य की प्राप्ति हुई, कैवल्य मिस होता है ज्ञान, और ज्ञान प्राप्ति के बाद वे कैवल्यन यानी जिन यानी विजेता के रूप में योग्य था निर्गंथ यानी बंधन रहित कहलाए, ठीक है। और महावीर स्वामी ने अपने उपदेशों के प्रचार के लिए प्राकृत एवं अर्धमागधी भाषा का प्रयोग किया था। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, हर्षचरित के किस अध्याय में विंध्य के जंगलों में रहने वाले विभिन्न धार्मिक संप्रदायों का वर्णन है, तो किस में है, तो देख लेते हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा अध्याय 8 में। तो हर्षचरित, ठीक है, हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था, आप देख सकते हैं, सॉरी हर्षचरित तो यहीं का था, ठीक है, वो हेनसांग आया था, तो हेनसांग जो है हर्षचरित के शासनकाल में भारत आया था। तो हर्षचरित का लेखक जो है बाणभट्ट है, तो हर्षचरित पुस्तक लिखी थी बाणभट्ट ने लिखी थी, जो हर्ष का दरबारी कवि था, और ऐतिहासिक विषयों पर गद्य काव्य लिखने का यह प्रथम सफल प्रयास माना जाता है। इसमें 8 उच्छ्वास हैं, प्रथम 3 में बाण ने अपनी जो है आत्मकथा लिखी है, तथा शेष 5 में हर्षवर्धन का जीवन चरित्र लिखा है, यानी अपना और हर्षचरित का बाणभट्ट ने मिला जुला जीवन लिखा है। और हर्षचरित के 8वें अध्याय में विंध्य के जंगलों में रहने वाले विभिन्न धार्मिक संप्रदायों का वर्णन भी प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, विधवा विवाह के समर्थन में सत्य प्रकाश नाम की पत्रिका किसके द्वारा निकाली गई थी, तो विधवा विवाह के समर्थन में जो सत्य प्रकाश नामक जो पत्रिका निकाली गई थी वो किसने निकाली, कारसोनदास मलजी ने निकाली थी, यानी सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, कारसोनदास मलजी ने।
आप देख सकते हैं दादा भाई नौरोजी के समकालीन कारसोन दास जो है मूल जी महिला मुक्ति के लिए कार्य करने वाले अग्रणी भारतीय समाज सुधारकों में से एक थे। भारतीय इतिहास में एक सुधारक के रूप में कारसोन दास का स्थान जो है 1862 में महाराज परिवाद मामले के कारण है, जिसने उन्हें एक सुधारक मार्टिन लूथर ऑफ द बनियन कास्ट की उपाधि प्रदान कराई थी। उन्होंने एक अखबार निकाला था, समाचार पत्र के संपादक के रूप में कार्य किया और 1855 में इन्होंने सत्य प्रकाश का संपादन किया, जिसमें इन्होंने विधवा विवाह का जोरदार समर्थन किया था। अगला क्वेश्चन हमारा, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किस दिल्ली सुल्तान के काल में हुई थी? मोस्ट इंपोर्टेंट है, तो इसका मोहम्मद बिन तुगलक राइट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन हम पहले भी आपको करा चुके हैं। दक्षिण में विजयनगर की स्थापना 1336 ईस्वी में तुगलक सत्ता के विरुद्ध होने वाले राजनीतिक एवं सांस्कृतिक आंदोलन का परिणाम था। जब सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक प्लेग से पीड़ित अपनी सेना सहित अगाग्रस्त उत्तर भारत वापस आया तो यह स्पष्ट हो गया था कि वह धुर दक्षिण पर नियंत्रण नहीं रख सकेगा और 1336 ठीक है 1336 ईस्वी में हरिहर एवं उसके भाई बुक्का ने कृष्णा नदी के दक्षिण में एक हिंदू राज्य की स्थापना की, जिसका धीरे धीरे विजयनगर राज्य के रूप में विस्तार हुआ था। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, विजयनगर साम्राज्य और बहमनी राज्य के बीच कौन सा क्षेत्र विवाद का विषय था? तो विजयनगर साम्राज्य और बहमनी के बीच हमेशा जो है प्रतिस्पर्धा रहती थी। ठीक है, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा रायचूर दोवाब। ठीक है, ये रायचूर दोवाब जो है इन दोनों के बीच विवाद का कारण था। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं इसमें दक्षिण में तुगलक सत्ता के पतन के उपरांत 14वीं शताब्दी के मध्य में विजयनगर एवं बहमनी साम्राज्य दोनों लगभग जो है एक ही समय में अस्तित्व में आए थे। दोनों राज्यों की स्थापना के प्रारंभ से ही उन दोनों के मध्य लंबा संघर्ष चलता रहा। इन दोनों के संघर्ष का जो केंद्र था कृष्णा एवं तुंगभद्रा नदियों के मध्य। ठीक है, आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं। रायचूर दोआब जो है कृष्णा नदी और तुंगभद्रा नदियों के मध्य स्थित प्रसिद्ध रायचूर दोआब था, अतः इसे रायचूर दोआब की समस्या भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत आने वाले विदेशी यात्रियों में निम्न में कौन पुर्तगाली नहीं था? तो देख लेते हैं। बारबोसा बिल्कुल था, वास्को डी गामा बिल्कुल था, निकोलो कोंटी नहीं है। ठीक है, नूनीज भी बिल्कुल था, पुर्तगीज था। निकोलो कोंटी इसमें नहीं है, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि निकोलो कोंटी एक इतालवी नागरिक था। ठीक है, इटालवी निकोलो कोंटी एक इटालवी यात्री था जो 1420 ईस्वी में देवराय प्रथम के शासनकाल में भारत आया था। निकोलो कोंटी देवराय प्रथम के शासनकाल में आया था। अब्दुल रज्जाक जो है देवराय द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था। अपनी यात्रा के दौरान उसने विजयनगर शहर का वर्णन करते हुए लिखा है कि शहर का व्यास जो है 70 मील है, इसकी दीवार जो है पहाड़ तक गई है, इस नगर में 90,000 आदमी अस्त्र शस्त्र चलाने योग्य हैं। आप देख सकते हैं उस टाइम जो है इतनी बड़ी कल्पना की है निकोलो कोंटी ने, और उनके राजा भारत में अन्य राजाओं की तुलना में सर्वशक्तिमान थे। और निकोलो कोंटी ने ही दासों का विस्तृत वर्णन भी किया है। अगला क्वेश्चन है, मुगल काल में निम्नलिखित अधिकारियों में कौन सा एक कारखाना संबंधित है? तो कौन सा था? दीवान ए बुयुयात। दीवान ए बुयुयात यानी डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं बादशाह अकबर ने वजीर पर नियंत्रण रखने के लिए कई दीवानों की नियुक्ति की थी। इसमें पहला था दीवान ए खालसा था जो साम्राज्य की खालसा भूमि का प्रबंध करता था। दूसरा दीवान ए तन था जो जागीरों और वेतन संबंधी कार्यों की देखरेख करता था। और तीसरा जो है दीवान ए बयूतात था जो विभिन्न कारखानों के आय व्यय का ब्यौरा रखता था। और दीवान ए तबजी सैनिकों का लेखा जोखा रखता था। केंद्रीय राजकोष की देखभाल जो है मुश्रिफ ए खजाना नामक अधिकारी द्वारा होता था। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, चीनी स्रोतों के अनुसार निम्नलिखित में से किस चोल शासक ने व्यापार को बढ़ावा देने के लिए चीन में एक दूध मंडल भेजा था? मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। पीजीटी में बहुत बार पूछा गया है। कुलोत्तुंग प्रथम यानी डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं कुलोत्तुंग प्रथम चोल वंश का पराक्रमी नरेश एवं महान प्रशासक था और कुलोत्तुंग ने चोल साम्राज्य के आंतरिक प्रशासन में अनेक सुधार किए, जिनमें सर्वाधिक महत्वपूर्ण सुधार यह था कि उसने 2 बार यानी 1086 और 1100 ईस्वी भूमि का सर्वेक्षण भी करवाया था और साथ ही भिन्न भिन्न क्षेत्रों के उपज के आधार पर कर निश्चित किए। उसने अनेक कष्टदायक करों को हटाया। इसने विदेशी राज्यों के साथ कूटनीतिक एवं राजनीतिक संबंध स्थापित किए और 1077 ईस्वी में इसने 72 व्यापारियों का एक दूत मंडल चीनी शासक के दरबार में भेजा था। कितनों का? 72 व्यापारियों का। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, निम्नलिखित देवताओं में से किस एक देवता को अन्य की तरह बलि की भेंट नहीं दी जाती थी?
तो वो थे रुद्र, यानी 20 का राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं ऋग्वैदिक आर्यों का प्रारंभिक जीवन जो है कबायली था, अतः उनके देवता भी प्राकृतिक शक्तियों के प्रतीक थे। यास्क ने अपने ग्रंथ निरुक्त में ऋग्वैदिक देवताओं की मंडली बनाई, जिनकी संख्या 33 है और इन्हें आकाश, अंतरिक्ष एवं पृथ्वी के देवता के रूप में विभाजित किया गया है। रुद्र का अंतरिक्ष के देवताओं के प्रमुख स्थान है और रुद्र को अन्य देवताओं की तरह बलि की भेंट नहीं दी जाती थी। ऋग्वेद के 3 सूक्तों में इनका वर्णन भी है और इनका स्वभाव क्रोधी था। ठीक है, आप रुद्र रूप से ही जान सकते हैं, इनका स्वभाव जो है क्रोधी था। ये शिव जी का पर्यायवाची रूप भी रुद्र होता है तथा इन्हें शिव का प्रारंभिक रूप माना जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, आत्मीय सभा की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो आत्मीय सभा किसके द्वारा स्टैब्लिशमेंट की गई थी पूछा जाता है, और कब की गई थी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका सी 1815 में 1815 ईस्वी में बंगाल में प्रारंभ हुए सुधार आंदोलन का नेतृत्व जो है राजा राम मोहन रॉय ने किया था। इसीलिए इन्हें नवजागरण का अग्रदूत, सुधार आंदोलन का प्रवर्तक, आधुनिक भारत का पिता, नव प्रभात का तारा कहा जाता है राजा राम मोहन रॉय को। और राजा राम मोहन रॉय जो है बहुभाषाविद थे, यानी इनको बहुत भाषाएं आती थी। ठीक है, जो लगभग बताते हैं कि 15-16 भाषाओं में ये निपुण थे। इन्होंने अरबी, फारसी तथा संस्कृत का अध्ययन किया। इन्होंने मूर्ति पूजा का विरोध और एक की शुरुआत को सब धर्मों का मूल बताया और 1815 ईस्वी में इन्होंने आत्मीय सभा का गठन किया था। ठीक है, और 1828 ईस्वी में इन्होंने ब्रह्म सभा की स्थापना की, जिसे बाद में ब्रह्म समाज नाम भी दिया गया था। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, निम्नलिखित में से किस एक मुगल शासक ने भांग के उत्पादन, बिक्री और सार्वजनिक प्रयोग पर निषेध का अध्यादेश लागू किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, सबसे क्रूर शासक कौन था मुगल शासन में? औरंगजेब। तो उसी ने प्रतिबंध लगाया था। ठीक है, आप देख सकते हैं मुहिउद्दीन मोहम्मद औरंगजेब शाहजहां का पुत्र था। औरंगजेब जो गद्दी पर बैठता है तो वह कई समस्याओं से घिरा था। इन समस्याओं से निपटने के लिए औरंगजेब ने सर्वप्रथम अपना ध्यान प्रशासन की ओर आकर्षित किया तथा उसके निराकरण के लिए प्रयास किया। उसने विभिन्न प्रकार के 80 कर समाप्त कर दिए तथा मद्यपान, जुआ, वेश्यावृत्ति को भी निषिद्ध कर दिया और साम्राज्य में भांग की कृषि को भी बंद कर दिया। लोक आचरण के निरीक्षण के लिए, ठीक है, लोक आचरण का निरीक्षण का मतलब है लोगों के आचरण पर नजर रखने के लिए औरंगजेब ने एक मुहस्सिब नामक पदाधिकारी की नियुक्ति भी की थी। ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जो है औरंगजेब जो है इसने सभी प्रकार के जो है प्रतिबंध लगा दिए थे और स्वयं बीड़ा जो है बजाने का कार्य करता था। ये बीड़ा बजाने का बहुत शौकीन था। अगला है हमारा, धम्म चक्र प्रवर्तन किस धर्म से संबंधित है? तो धर्म चक्र प्रवर्तन का संबंध किससे हो जाएगा? बौद्ध धर्म से, यानी ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईस्वी पूर्व में कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी ग्राम के आम्रकुंज में माना जाता है और 29 वर्ष की अवस्था में इन्होंने गृहत्याग किया था और इस घटना को महाभिनिष्क्रमण कहा गया है। तो आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं, गृहत्याग की घटना को महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। बुद्ध को बोधगया में निरंजना नदी, वहाँ पे जो है महावीर स्वामी की जो थी ऋजुपालिका नदी थी, यहाँ पे निरंजना नदी के तट पर बोधि वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी और ज्ञान प्राप्ति के पश्चात बुद्ध जो है ऋषिपत्तन या मृगदाव सारनाथ में अपना प्रथम उपदेश 5 ब्राह्मणों को दिया था। ये 5 ब्राह्मण वही थे जो इनको छोड़कर चले गए थे। एक लड़की द्वारा जूठी खीर देने के कारण जो है गौतम बुद्ध ने ग्रहण किया था, उसी के सिलसिले में, और सारनाथ जो है पहला उपदेश दिया था। इस घटना को धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया था और जो पहला उपदेश दिया था इसी को धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया है। और 80 वर्ष की अवस्था में ये कुशीनगर आ जाते हैं। ठीक है, एक लोहार के वहाँ जो है ये भोजन ग्रस्त करते हैं, वहीं से इनको अतिसार की रोग शुरू हो जाता है। अतिसार होता है तो वहाँ से कुशीनगर आते हैं और बाद में वहीं बुद्ध की मृत्यु हो जाती है और इस मृत्यु की घटना को महापरिनिर्वाण कहा जाता है। अगला है, निम्नलिखित किस साहित्य में उल्लेख किया गया है कि पार्श्वनाथ क्षत्रिय थे? ठीक है, तो पार्श्वनाथ को क्षत्रिय जो बताया गया है कल्पसूत्र में बताया गया है, यानी बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं कल्पसूत्र में महावीर के जन्म का चित्रण है। कल्पसूत्र नामक जैन ग्रंथ में तीर्थंकरों यानी पार्श्वनाथ, महावीर स्वामी आदि का जीवन चरित्र वर्णित है। कल्पसूत्र में उल्लेख किया गया है कि पार्श्वनाथ जो है क्षत्रिय थे। भद्रबाहु इसके रचयिता माने जाते हैं और पारंपरिक रूप से मान्यता है कि इस ग्रंथ की रचना महावीर स्वामी के निर्वाण के 150 वर्ष बाद हुई थी। 8 दिवसीय पर्युषण पर्व के समय जैन साधु एवं साध्वी कल्पसूत्र का पाठ करते थे। अगला है हमारा, 9 मार्च 1846 को लाहौर की संधि के अनुसार किसे ईस्ट इंडिया कंपनी ने लाहौर में रेजिमेंट नियुक्त किया था? इंपॉर्टेंट है, सर हेनरी लॉरेंस ने को, यानी 20 का राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं लाहौर की संधि 9 मार्च 1846 को अंग्रेजों और सिखों के मध्य हुई थी। ठीक है, जब आंग्ल सिख युद्ध हुआ था पहला,
ठीक है। तो उसी दौरान ये संधि हुई थी, लाहौर की संधि। और महाराजा ने सतलज के पार अपने समस्त प्रदेश सदैव के लिए छोड़ दिए थे, और महाराजा ने सतलज और ब्यास नदियों के बीच सभी दुर्गों पर अपना अधिकार जो है पूर्णतया छोड़ दिया था। सिक्कों को जो है 1.5% 1/2 करोड़ रुपये युद्ध क्षतिपूर्ति के रूप में देने पड़े थे, और सिख सैनिकों की संख्या 12,000 घुड़सवार और 20,000 पैदल सैनिकों तक सीमित रह गई थी। और लाहौर में हेनरी लॉरेंस के नेतृत्व में 1 वर्ष के लिए एक अंग्रेज रेजिडेंट जो है नियुक्ति की गई थी, और राजा को बिना अनुमति के किसी यूरोपीय तथा अमेरिकन व्यक्ति को अपनी सेवा में रखना मना था। अगला है हमारा राजवाही एवं उलूग खानी थी। तो राजवाही एवं उलूग खानी क्या थी? तो 93 का जो राइट आंसर हो जाएगा, फिरोज तुगलक द्वारा बनवाई गई नहरों के नाम थे ये। ठीक है, नहरों का निर्माण किसने किया था? फिरोज तुगलक ने किया था। तो इसके द्वारा बनवाई गई जो नहरें थी उसी को संबंधित है। आप देख सकते हैं कृषि के विकास हेतु दिल्ली सल्तनत के शासकों ने सिंचाई के कृत्रिम साधनों पर विशेष रूप से ध्यान दिया था। बिल्कुल ये राइट बात है। ठीक है, दिल्ली सल्तनत के जो शासक थे इन्होंने जो है सिंचाई पर ध्यान दिया था नहरों के लिए। तो सिंचाई व्यवस्था का सर्वाधिक विकास तुगलक के काल में हुआ था। सिंचाई हेतु नहरों का निर्माण करवाने वाला जो पहला शासक था गयासुद्दीन तुगलक था। पहला शासक की बात करेंगे तो गयासुद्दीन तुगलक था। फिरोज तुगलक प्रथम शासक था जिसने बांध बनाकर वर्षा का पानी एकत्र करने की योजना कार्यान्वित की थी। और फिरोज शाह तुगलक द्वारा बनवाई गई 5 नहरें जो थी वो उलूग खानी नहर, रजवाही नहर, सिरमौर की पहाड़ी से लेकर हांसी तक की नहर, घग्गर से फिरोजाबाद तक की नहर और यमुना से फिरोजाबाद तक की नहर सम्मिलित हैं। आप इन 5 नहरों को नोट डाउन कर सकते हैं, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला है मंगल पांडे किस रेजिमेंट का सिपाही था? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। तो मंगल पांडे जो थे 34वीं नेटिव इन्फेंट्री, ठीक है, 34वीं नेटिव इन्फेंट्री के सिपाही थे, यानी सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं 1857 के विद्रोह का तो तत्कालिक कारण था। 1856 ईस्वी में सरकार द्वारा पुरानी लोहे की जो ब्राउन जैसी बंदूक थी उसके स्थान पर न्यू इनफील्ड राइफल का प्रयोग किया। तो इस राइफल में कारतूस के ऊपरी भाग को मुंह से काटना पड़ता था। जनवरी 1857 ईस्वी में बंगाल सेना ने अफवाह फैल गई कि कारतूस में गाय और सुअर की चर्बी लगी है। और 29 मार्च 1857 ईस्वी को 34वीं रेजिमेंट बैरकपुर मुर्शिदाबाद के निकट मंगल पांडे ने अपने साथियों के साथ मिलकर विद्रोह कर दिया तथा इसने एडजुटेंट लेफ्टिनेंट बाग, ठीक है, एडजुटेंट लेफ्टिनेंट बाग की हत्या कर दी और मेजर सर्जेंट ह्यूसन को गोली मार दी। मंगल पांडे को 8 अप्रैल को फांसी पर लटका दिया गया। अगला क्वेश्चन है भोज एवं कार्ले की चैत्य गुफाएं कहाँ स्थित हैं? मोस्ट इंपोर्टेंट, ये भी भोज और कार्ले की जो चैत्य गुफाएं स्थित हैं वो लोनावाला महाराष्ट्र में स्थित हैं। लोनावाला कहाँ है? महाराष्ट्र में है। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं भोज एवं कार्ले की जो चैत्य गुफाएं लोनावाला महाराष्ट्र में स्थित हैं। लोनावाला भारतीय राज्य महाराष्ट्र के पुणे जिले में स्थित है। एक पर्वतीय स्थल और नगर परिषद है। लोनावाला में कार्ले की गुफाएं अत्यंत पुरातन एवं ऐतिहासिक गुफाएं हैं। इसका निर्माण ईसा से 160 वर्ष पूर्व का माना जाता है और कार्ले की गुफा भारत की विशालतम चैत्य गुफा का समावेश है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन रहनुमाई मजदयासन सभा से संबंधित नहीं था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा न्यायमूर्ति रानाडे, यानी डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं पारसियों में धार्मिक और सामाजिक आंदोलन की शुरुआत तब हुई थी जब 1851 ईस्वी में दादा भाई नौरोजी फरदोंजी, तो पारसियों में धार्मिक और सामाजिक आंदोलन की जो शुरुआत हुई थी 1851 ईस्वी में दादा भाई नौरोजी और नौरोजी फरदोस जी, एस बंगाली और के कामा आदि नेताओं जो बम्बई में रहनुमाई मध्य शासन के सभा का गठन किया था उन्हीं के द्वारा की गई थी। और न्यायमूर्ति जो रानाडे थे इससे संबंधित नहीं थे। इनका उद्देश्य जो था पारसियों की सामाजिक अवस्था का पुनरुद्धार करना एवं पारसी धर्म की जो प्राचीन शुद्धता को प्राप्त करना था। इसी सभा द्वारा स्त्रियों की दशा में सुधार, पर्दा प्रथा और समाप्ति और विवाह की जो आयु बढ़ाने पर बल भी दिया गया था। अगला क्वेश्चन है हमारा चांदी की टंका और तांबे की जीतल। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो मुद्राओं का प्रचलन निम्नलिखित में से किस शासक ने किया था? ठीक है, तो चांदी का टंका और तांबे की जीतल की बात करेंगे तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शमसुद्दीन इल्तुतमिश, जो दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। चांदी का टंका और तांबे का जीतल इसी के द्वारा चलाया गया था। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं इल्तुतमिश का अर्थ है साम्राज्य का स्वामी, ठीक है, वो इल्बरी जनजाति का तुर्क था तथा दिल्ली का पहला सुल्तान था और दिल्ली को राजधानी बनाने वाला प्रथम सुल्तान इल्तुतमिश ही था। ऐबक के समय में राजधानी लाहौर थी लेकिन इल्तुतमिश ने इसे दिल्ली स्थानांतरित कर दिया था।
और पहला तुर्क शासक था जिसने शुद्ध अरबी के सिक्के भी चलाए थे, वह एक महान मुद्रा विशेषज्ञ था। विदेशों से प्रचलित टंकों पर टकसाल का नाम लिखने की परंपरा को भारतवर्ष में प्रचलित करने का श्रेय उसे ही प्राप्त है। और इल्तुतमिश ने चांदी का टंका और तांबे का जीतल प्रचलित किया तथा सिक्कों पर खलीफा का नाम अंकित करवाया था। अगला क्वेश्चन है हमारा, नेति प्रकरण ग्रंथ किसके उपदेशों से संबंधित है? तो नेति प्रकरण जो ग्रंथ है उसका संबंध जो है महात्मा बुद्ध से यानी गौतम बुद्ध से हो जाएगा। 20 का राइट आंसर है। नेति प्रकरण ग्रंथ गौतम बुद्ध के उपदेशों से संबंधित है। नेत्र प्रकरण जिसे नेति व्याकरण या नेति भी कहा जाता है, यह एक बौद्ध धर्म ग्रंथ है जिसे कभी कभी थेरवाद बौद्ध धर्म के खुद्दक निकाय में शामिल किया गया है। इस धर्म ग्रंथ का मुख्य विषय था बुद्ध के शिक्षाओं और उपदेशों का व्यवस्थीकरण करना। श्रीलंकाई विद्वान धम्मपाल ने 5वीं शताब्दी में इस धर्म पर एक भाष्य लिखा था जो 1962 में इसका अंग्रेजी में द गाइड नाम से भिक्षु नानमोली ने अनुवाद प्रस्तुत किया था। अगला क्वेश्चन है हमारा, ऋग्वेद में 2 कृषि योग्य भूमि के बीच में भूमि पट्टी को कहा जाता था? तो ऋग्वेद में इसे खिल्य के नाम से जाना जाता था, यानी डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं आर्यों की संस्कृति मूलतः ग्रामीण थी, ठीक है। वहीं सिंधु घाटी सभ्यता की बात करेंगे वो नगरीय सभ्यता थी, और आर्यों की बात करेंगे तो आर्यों की जो संस्कृति मूलतः ग्रामीण थी अतः उनके आर्थिक जीवन के मूलभूत आधार कृषि और पशुपालन थे। कृषि योग्य भूमि को उर्वरा क्षेत्र कहा जाता था, और ऋग्वेद में 2 कृषि योग्य भूमि के बीच की भूमि को पट्टी या खिल्य कहा जाता था। और ऋग्वेद में लांगल तथा छीर हल के लिए, ठीक है, लांगल तथा छीर जो है हल के लिए, फाल और सीता हल के फाल से जीती हुई भूमि यानी कूड़ आदि का उल्लेख मिलता है। और आर्य जो है बुआई, कटाई, मड़ाई आदि क्रियाओं से परिचित थे। खेत को हल की बैल की सहायता से जोतकर उसमें बीज बोया जाता था। अगला क्वेश्चन है हमारा, जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई तो किसने उसका विरोध किया और बनारस के राजा शिव प्रसाद के साथ उसके काट के लिए आंदोलन संगठित किया था? वो क्या था? सर सैयद अहमद खान ने, यानी सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं अंग्रेजी शिक्षा और ब्रिटिश सरकार के साथ जो सहयोग के पक्ष में सबसे असरदार आंदोलन का जो प्रारंभ जो है सर सैयद अहमद खान ने किया था। जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई तो सैयद अहमद खान ने उसका विरोध किया था। उसके विरोध में 1888 ईस्वी में बनारस के राजा शिव प्रसाद के साथ मिलकर यूनाइटेड इंडियन पैट्रियाटिक एसोसिएशन की स्थापना भी की थी इनके द्वारा। तो इनका एक महत्वपूर्ण कार्य कुरान पर टीका लिखना था, ठीक है। कुरान पर टीका इनके द्वारा ही लिखा गया था। इन्होंने पीरी मुरीदी प्रथा को समाप्त करने का कार्य किया। इन्होंने 1877 ईस्वी में एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की थी। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, सेंट थोर्मे के युद्ध अथवा अडियार के युद्ध में कर्नाटक के नवाब को किसने पराजित किया था? तो किसके द्वारा किया गया था? डुप्लेक्स के द्वारा पराजित किया गया था, यानी सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं कर्नाटक के तीनों युद्धों की बात करें तो सर्वप्रमुख युद्ध यह था कि यह युद्ध फ्रांसीसी सेना और नवाब अनूरुद्दीन की सेना के बीच लड़ा गया था। इस समय फ्रांसीसी गवर्नर जो है मार्क्विस जोसेफ फ्रांसुआ डुप्लेक्स था। कैप्टन पैराडाइज के अधीन एक छोटी सी फ्रांसीसी सेना जिसमें 230 फ्रांसीसी थे ने 700 भारतीय सेना को पराजित कर दिया था। और इस युद्ध में यह स्पष्ट हो गया था कि एक छोटी अनुशासित फौज जो है मध्यकालीन बड़ी फौज पर भारी पड़ती है। अगला है, निम्नलिखित किस अधिकारी के नियंत्रण में 2 विभाग चल मुद्रा एवं लेखा होता था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अक्ष पटलाध्यक्ष, यानी सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अर्थशास्त्र के अध्यक्ष पर 4 अध्याय में विभिन्न अध्यक्षों का उल्लेख है। ये विभिन्न विभागों के अध्यक्ष होते थे और मंत्रियों के निरीक्षण में काम करते थे। संभवतः इन अध्यक्षों को ही मैगस्थनीज ने मजिस्ट्रेट कहा था, ठीक है। मैगस्थनीज इनको मजिस्ट्रेट कहता था। और तो इन अध्यक्षों में से एक जो है अक्ष पटलाध्यक्ष भी था जिसके नियंत्रण में 2 विभाग चल रहे थे। चल मुद्रा लेखा होता था और अक्ष पटलाध्यक्ष मुख्यतः महालेखाकार होता था। अगला है हमारा, सर स्टेफर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में क्रिप्स मिशन का उद्देश्य था। तो क्रिप्स मिशन का उद्देश्य क्या था पूछा गया, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ब्रिटिश द्वारा युद्ध के प्रयासों के समर्थन में भारतीय नेताओं को मनाना ही क्रिप्स मिशन का मुख्य उद्देश्य था। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं जापान की लगातार बढ़ती हुई शक्ति के अंतर्राष्ट्रीय समुदाय व्यथित हो गया था। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और चीन ने ब्रिटेन पर भारत को स्वतंत्र करने के लिए दबाव बनाया। परिणामस्वरूप चर्चिल ने 11 मार्च 1942 को क्रिप्स मिशन की घोषणा की, ठीक है। 23 मार्च 1942 को क्रिप्स मिशन भारत पहुंचा। क्रिप्स मिशन का उद्देश्य था कि ब्रिटिश द्वारा युद्ध के प्रयासों के समर्थन में भारतीय नेताओं को मनाना, और दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि इसका वास्तविक उद्देश्य युद्ध में भारतीयों का सहयोग प्राप्त करना था, ठीक है। उन्हें फुसलाना था, उन्हें बहलाना था। और क्रिप्स मिशन के साथ आधिकारिक वार्ता पंडित जवाहरलाल नेहरू तथा मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे। और गांधी जी ने क्रिप्स मिशन को उत्तर दिनांकित चेक कहा था, पोस्ट डेटेड चेक की उपाधि दी थी। ये पूछा गया है, आप नोट डाउन कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, मध्य पुरापाषाण काल के पाषाण उपकरण बने थे। तो मध्य पुरापाषाण काल के जो पाषाण उपकरण थे वो बने थे फलक से।
यानी बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मध्य पुरापाषाण काल के जो क्वार्टजाइट पत्थरों के स्थान पर जैप्सर, चर्ट और फ्लिंट आदि के पत्थर प्रयुक्त होने लगे थे। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला है हमारा, तत्वबोधिनी सभा की स्थापना किसके द्वारा की थी? तो तत्वबोधिनी सभा इंपॉर्टेंट है, इसका राइट आंसर हो जाएगा देवेंद्र नाथ टैगोर। ठीक है, राजा राम मोहन रॉय की अनुपस्थिति में ब्रह्म समाज का संचालन कार्य जो है रामचंद्र विद्यावागीश करते थे, और 1833 में इनकी मृत्यु के बाद इनका नियंत्रण द्वारिका नाथ टैगोर के हाथ में आ गया, और इसके बाद 1843 में इनका संचालन देवेंद्र नाथ टैगोर ने किया। और इसके पहले इन्होंने 1839 में तत्वबोधिनी सभा की स्थापना तत्वबोधिनी नामक बंगाली मासिक पत्रिका में की थी। अगला क्वेश्चन है हमारा, अशोक के शिलालेखों में दिखता है कि राजज्ञाएं जो है संपूर्ण राज्य में मानी जाती थी, केवल एक भाग को छोड़कर, वो भाग था पूर्वी भाग, ईस्टर्न एरिया, यानी ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। मौर्य साम्राज्य का सीमा विस्तार जो है राजज्ञाएं जो है अशोक के अभिलेख के आधार पर निर्धारित किए जाते थे। अब तक अशोक के 40 से अधिक अभिलेख विभिन्न स्थानों से प्राप्त हो चुके हैं, और उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में शाहबाजगढ़ी तथा मानसहेरा, ठीक है, पेशावर पाकिस्तान में, और सर एक कुना लघमान जो है अफगानिस्तान से, उत्तरी क्षेत्र में कालसी देहरादून से, और रुमनीदेई से, दक्षिणी भाग में ब्रह्मगिरी, मास्की, सिद्धपुर कर्नाटक से, पश्चिम में जूनागढ़ गिरनार गुजरात से, पूर्वी क्षेत्र में केवल कलिंग और जौगढ़ उड़ीसा से प्राप्त होता है, और अशोक के शिलालेख दक्षिणी भाग से मिलते हैं। लेकिन सुदूर दक्षिण जो है केरल और तमिलनाडु तथा पूर्वी भाग बंगाल, असम आदि पूर्वोत्तर भारत से नहीं प्राप्त होते हैं, अर्थात उसकी राजज्ञाएं जो हैं पूर्वी भाग छोड़कर समस्त राज्य में मानी जाती हैं। अगला है हमारा, निम्नलिखित अंग्रेज सैन्य अफसरों में से कौन बहादुर शाह के 2 बेटों की हत्या का जिम्मेदार था? तो बहादुर शाह के दोनों बेटों की हत्या का जिम्मेदार किसने? जनरल हडसन था, यानी सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मेरठ के विद्रोही 11 मई को दिल्ली पहुंचे थे, और 12 मई को 1857 को उन्होंने दिल्ली पर अधिकार कर बहादुर शाह द्वितीय को भारत का सम्राट घोषित किया था। लेकिन दिल्ली के सरकारी कामकाज चलाने तथा सारे फौजी एवं गैर फौजी मामलों का फैसला करने के लिए एक परिषद गठित की गई। आरंभ में इसका नेतृत्व जो है मुगल शाहजादे कर रहे थे, लेकिन 3 जुलाई 1857 ईस्वी को जफ्त खां बरेली आ गए तथा उन्हें मुख्य नेता बना दिया गया, और 20 सितंबर 1857 को दिल्ली पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया। परंतु इस संघर्ष में निकोलसन मारा गया। हडसन ने सम्राट के दोनों पुत्रों मिर्जा मुगल और मिर्जा ख्वाजा सुल्तान और पोते मिर्जा अबू बकर को दिल्ली लाल किले के सामने गोली से मार दिया था। तब बहादुर शाह द्वितीय को हुमायूं के मकबरे से गिरफ्तार कर लिया। तभी बहादुर शाह द्वितीय ने कहा था कि मुझे अब शासन करने की इच्छा नहीं रही। अगला है हमारा, किस दिल्ली सुल्तान को अपनी विद्वता के कारण अपने युग का अरस्तु कहा जाता है? तो किसको कहा जाता है? मोहम्मद बिन तुगलक को। सबसे पढ़ा लिखा शासक था, इसीलिए इसको अपने युग का अरस्तु कहा जाता है, क्योंकि अपनी 5 योजनाओं के लिए जाना जाता है। ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक अपनी 5 योजनाओं के लिए जाना जाता है। एमबीटी जो है मध्यकालीन शासकों में सबसे शिक्षित शासक था। उसे अरबी, फारसी, गणित, नक्षत्र विज्ञान और भौतिक शास्त्र, तर्कशास्त्र, चिकित्सा शास्त्र का अच्छा ज्ञान था। वह एक अच्छा कवि और सुलेखक था। उसे फारसी कविता का अच्छा ज्ञान था। अपनी विद्वता के कारण उसे अपने युग का अरस्तु कहा जाता है। और आर शर्मा के शब्दों में वह अपने युग की सामरिक विजयों में पारंगत होने के अतिरिक्त फारसी कला के प्रखर छात्र, लेखन शैली का आचार्य, वाग्वी उल्लास का युग का एक प्रखर वक्ता, एक दार्शनिक तर्कशास्त्री, यूनानी विद्या अध्यात्म विज्ञान में निपुण था। अगला है हमारा, गुप्तकालीन ताम्र की मुद्रा का प्रचलन किसने कराया? तो गुप्तकालीन जो ताम्र मुद्रा का प्रचलन कराया था समुद्रगुप्त ने कराया था, यानी बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, महात्मा गांधी की हत्या के समय किस समाचार पत्र ने लिखा कि वह राजनीतिज्ञों में महात्मा और महात्माओं में राजनीतिज्ञ थे? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत पूछा गया है, तो इसका राइट आंसर होगा मैनचेस्टर गार्डियन। ठीक है, मैनचेस्टर गार्डियन समाचार पत्र की स्थापना 1821 ईस्वी में द गार्जियन, पूर्व में 1821 से 59 में मैनचेस्टर गार्जियन लंदन में प्रकाशित प्रभावशाली दैनिक समाचार पत्र है, जिसे आमतौर पर यूनाइटेड किंगडम के प्रमुख समाचार पत्रों में से एक माना जाता है। तो इसी ने मैनचेस्टर गार्जियन ने में ही महात्मा गांधी की हत्या के समय लिखा था कि वह राजनीतिज्ञों में महात्मा और महात्मा में राजनीतिज्ञ थे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित वायरसों में से किसने फूट डालो और राज करो का खेल खेलने का निश्चय किया था? तो फूट डालो राज करो किसका था नारा था? तो ये था लॉर्ड मिंटो का। ठीक है, लॉर्ड मिंटो भारत के 17वें वायसराय थे। उन्होंने वायसराय बनने से पहले कनाडा के 8वें गवर्नर जनरल के रूप में भी कार्य किया था। उन्हें मार्ले मिंटो सुधारों के माध्यम से भारत में फूट डालो और राज करो की नीति के लिए जिम्मेदार ठहराया गया है। उन्होंने राष्ट्रीय आंदोलन को कमजोर करने के लिए भारतीयों को सांप्रदायिक आधार पर विभाजित करने का प्रयास किया था 1909 में। अगला हमारा, मौर्य काल में सन्निधाता का अर्थ होता था?
तो मौर्य काल में जो सन्निधाता का संबंध है वो राजकोष और भंडार गृह का प्रमुख अभिरक्षक जो होता था उसे सन्निधाता के रूप में जाना जाता था। आप देख सकते हैं मौर्य काल में सन्निधाता का अर्थ होता है कि राजकोष और भंडार गृह का प्रमुख अभिरक्षक। आमतौर पर इसे कोषाध्यक्ष या राजभवन का प्रमुख प्रबंधक भी कहा जाता था। अगला है हमारा, दक्षिण भारत के निम्न जातियों के बीच आत्मसम्मान को जागृत करने वाला कौन था? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, नारायण गुरु, यानी बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दक्षिण भारत के निम्न जातियों के बीच आत्मसम्मान को जागृत करने वाले केरल के महान धार्मिक सुधारक नारायण गुरु थे। इन्होंने एक जाति, ये स्टेटमेंट पूछा गया है एग्जाम में, एक जाति एक धर्म एक ईश्वर का प्रसिद्ध नारा दिया था। इन्होंने अरिविपुरम, ठीक है, इन्होंने अरब्बीपुरम में शिव प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा की जो उस समय में जाति आधारित प्रतिबंधों के खिलाफ थी। और श्री नारायण गुरु बहुआयामी प्रतिभा, महान महर्षि और अद्वैत दर्शन के प्रबल प्रस्तावक, कवि और महान आध्यात्मिक व्यक्ति थे। ये मंदिर प्रवेश आंदोलन में सबसे अग्रणी थे और अछूतों के प्रति सामाजिक भेदभाव के खिलाफ थे। अगला है हमारा, दक्कन एग्रीकल्चरलिस्ट रिलीफ एक्ट किस वर्ष लागू किया गया था? ठीक है, 114 का इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। ये लागू किया गया था 1879 ईस्वी में। आप देख सकते हैं दक्कन के किसान विद्रोह के मुख्य रूप से मारवाड़ी और गुजराती साहूकारों के खिलाफ था। रैयतवाड़ी व्यवस्था के अंतर्गत सैयदों को भारी कराधान का सामना करना पड़ता था और वर्ष 1874 में रैयतों ने साहूकारों के खिलाफ सामाजिक बहिष्कार आंदोलन का आयोजन किया। यह सामाजिक बहिष्कार पूना, अहमदनगर, सोलापुर और सतारा के गांवों में तेजी से फैल गया और सरकार इस आंदोलन को दबाने में सफल रही। सुलह के उपाय के रूप में दक्कन कृषक राहत अधिनियम 1879 में पारित किया गया। अगला है, महावीर जैन ने अपने उपदेशों के प्रचार के लिए किस भाषा का प्रयोग किया था? तो महावीर जैन ने जो प्रयोग किया था प्राकृत भाषा का, यानी ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं महावीर स्वामी के बचपन का नाम जो था वर्धमान था और 30 वर्ष की अवस्था में तपस्या करने के बाद घर से निकल पड़े थे और 12 वर्ष की कठोर तपस्या के बाद जो है जुम्बिक ग्राम के समीप जो जिजुपालिका नदी है यानी साल वृक्ष के नीचे उन्हें ज्ञान प्राप्त होता है और उसी के बाद उन्होंने अपने इस उद्देश्य जो है प्राकृत भाषा में दिए थे। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, किसके सुझाव पर भारतीयों को साइमन कमीशन से बाहर रखा गया था? ठीक है, साइमन कमीशन आपको पता है तो उसमें एक भी व्यक्ति भारतीय नहीं था, सभी अंग्रेज थे। तो उसमें जो है लॉर्ड इरविन के सुझाव पर, ठीक है, महात्मा गांधी और इरविन का समझौता भी होता है तो उसके बाद तो ये लॉर्ड इरविन के सुझाव पर ही भारतीयों को बाहर रखा गया था। 1919 के एक्ट में 10 वर्ष पर इसकी समीक्षा का प्रावधान था, किंतु 1929 में ब्रिटेन में आम चुनाव होने के कारण सरकार ने 8 नवंबर 1927 ईस्वी को इसकी घोषणा कर दी। इस कमीशन में ब्रिटिश संसद के 7 सदस्य सम्मिलित थे। इसमें जो है लिबरल पार्टी के साइमन अध्यक्ष बनाए गए थे। ब्रिटेन में 2 पार्टियां हैं, लिबरल पार्टी और कंजर्वेटिव पार्टी। तो ये सभी लिबरल पार्टी के थे और कंजर्वेटिव पार्टी के बाथम और स्टेटकोना हाउस ऑफ कॉमन्स में लेनफैक्स और कैडेगन, ठीक है। लेबर पार्टी से एटली और बर्नोट हॉर्टसोन अन्य सदस्य थे। कमीशन के सभी सदस्य यूरोपीय थे। ज्ञातव्य कि लॉर्ड इरविन के सुझावों पर भारतीयों को साइमन कमीशन से बाहर रखा गया था। प्रसिद्ध क्रांतिकारी आशुतोष कुइला का किस क्रांतिकारी संगठन के सदस्य थे? तो आशुतोष कुइला जो थे वो विद्युत वाहिनी क्रांतिकारी संगठन के सदस्य थे, यानी डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं प्रसिद्ध क्रांतिकारी जो आशुतोष कुइला था विद्युत वाहिनी नामक क्रांतिकारी संगठन के सदस्य थे। बंगाल के मिदनापुर जिले में तामुलुक में 17 दिसंबर 1942 को तामुलुक जातीय सरकार की स्थापना हुई थी और सरकार ने सशस्त्र विद्युत वाहिनी का गठन किया था। जातीय सरकार जो है 1 सितंबर 1944 तक कायम रही। अगला हमारा, किसने अमीरान ए सदा की स्थापना की, जो एक प्रशासनिक संगठन था जिसके सदस्य राजस्व संग्रहकर्ता एवं सैन्य अधिकारी होते थे। तो मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा इसकी स्थापना की थी। एमबीटी यानी ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं निम्न श्रेणी में मंगोल अधिकारियों को सदा कदा कहा जाता है। उन्होंने सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक के संरक्षण प्रदान किया था और सदाह अथवा 100 मंगोल सेना में 100 सैनिकों का नेतृत्व करने वाले अधिकारी को कहा जाता था, किंतु भारत में इसका उपयोग 100 गांव की एक इकाई के रूप में होने लगा। सदाह अमीर में मंगोलों के अतिरिक्त तुर्क, अफगान, राजपूत और भारतीय मुसलमान भी शामिल थे। इनका कार्य अपने प्रशासनिक क्षेत्र में कर वसूली के साथ साथ शांति व्यवस्था स्थापित करना भी था। तो अगला हमारा, किस विदेशी ने महाराजा रणजीत सिंह की तुलना नेपोलियन बोनापार्ट से की थी? तो विक्टर जैक्वेमांट ने की थी, यानी 20 का राइट आंसर हो जाएगा। महाराजा रणजीत सिंह की तुलना नेपोलियन बोनापार्ट से। महाराजा रणजीत सिंह का जन्म जो है 13 नवंबर 1780 को हुआ था। ये सुकेरचकिया मिसल के प्रमुख थे। मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये पूछा गया रणजीत सिंह जो है किस मिसल के प्रमुख थे? सुकेरचकिया मिसल के प्रमुख थे और महासिंह के पुत्र थे। 12 वर्ष की उम्र में ये सुकेरचकिया मिसल के प्रमुख बने और 12 अप्रैल 1801 में रणजीत सिंह महाराजा की उपाधि धारण की थी। इन्होंने अपनी सेना को पश्चिमी आधार पर विकसित किया। इन्होंने सैन्य संगठन को भारतीय पृष्ठभूमि में ब्रिटिश फ्रांसीसी सैन्य व्यवस्था कहा जाता है और प्रसिद्ध फ्रांसीसी विक्टर जाकमा
ठीक है। जैक्वेमांट ने रणजीत सिंह की तुलना नेपोलियन बोनापार्ट से की थी। आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं। प्रसिद्ध जो फ्रांसीसी विक्टर जाकमा या फिर जैक्वेमांट ने रणजीत सिंह की तुलना नेपोलियन बोनापार्ट से की थी। अगला हमारा निम्नलिखित स्थलों में से एक स्थल नवपाषाण काल से संबंधित है, तो वो है सेनुआर, यानी सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं उत्तर पश्चिम में बलूचिस्तान, मेहरगढ़ किले, गुल मोहम्मद, राना गुंडई और जलीलपुर सरायखुला। कश्मीर की बात करें तो झेलम घाटी, बुर्जहोम, गुफकराल। और उत्तरी भारत की बात करें, कोल्डी हवा उत्तर प्रदेश में है जहाँ से चावल के साक्ष्य मिले थे। महगड़ा उत्तर प्रदेश में है, चिराद बिहार में है, सेनुआर भी बिहार में है। और आगे आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, दिल्ली सल्तनत में मुशर्रफ ए मुमालिक जाना जाता है। तो दिल्ली सल्तनत में मुशर्रफ ए मुमालिक का जो जाना जाता था वो महालेखाकार था, यानी अकाउंटेंट जनरल। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप एक्सप्लेनेशन रीड कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, चोल शासक विजयालय द्वारा तंजौर विजय का उल्लेख किस अभिलेख में हुआ है। तो चोल शासक जो विजयालय था उसके द्वारा जो तंजौर विजय का उल्लेख किया गया है वो तिरुनेंडुगलम अभिलेख में किया गया है। तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा। चोल इतिहास के सर्वाधिक प्रमाणिक साधन अभिलेख जो है बड़ी संख्या में प्राप्त हुए थे। इसमें संस्कृत, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ भाषाओं का प्रयोग हुआ है। और विजयालय की जो है 1859 से 1871 ईस्वी के बाद चोल इतिहास मुख्यतः अभिलेखों में ही जाना जाता है। चोल शासक विजयालय जो था तंजौर विजय का उल्लेख जो है तिरुनेंडुगलम अभिलेख से प्राप्त होता है। और राजेंद्र प्रथम के समय में के प्रमुख लेख तिरुवांगलाडू, ठीक है, तिरुवालगाडू तथा करंडे दानपात्र से है, जो उसकी उपलब्धियों का विवरण देते हैं। और ऐतिहासिक दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण लेख राजराज तृतीय के समय का तिरुवेंदीपुरम अभिलेख है। अगला है, गदर नाम की एक साप्ताहिक पत्रिका का प्रकाशन सर्वप्रथम कब हुआ था। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, गदर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 नवंबर 1913 को लाला हरदयाल ने अमेरिका में किया था। 19वीं शताब्दी के अंत में बहुत से भारतीय अमेरिका तथा कनाडा में जाकर बस गए थे। और तो 1 नवंबर 1913 ईस्वी को अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को नगर में गदर पार्टी का गठन किया। इसके संस्थापक लाला हरदयाल थे, जबकि इस पार्टी के अध्यक्ष जो थे सोहन सिंह थे। और इस दल के अन्य प्रमुख नेता रामचंद्र बकरतुल्ला, रासबिहारी बोस, राजा महेंद्र प्रताप, अब्दुल रहमान, मैडम भीकाजी कामा, ठीक है। गदर पार्टी के युगांतर प्रेस की स्वतंत्रता कर एक साप्ताहिक बाद में मासिक पत्रिका गदर का प्रकाशन किया गया था। अगला है, ह्वेनसांग ने जब नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया उस समय वहाँ के कुलपति थे। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। ह्वेनसांग जब भारत में नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन करने के लिए आए थे तो वहाँ के कुलपति उस टाइम जो थे सीलभद्र थे, यानी 20 का राइट आंसर हो जाएगा। ह्वेनसांग जो है 629 से 645 चीनी यात्री था जो बौद्ध ग्रंथों का संकलन करने के लिए ईसा की 7वीं सदी में भारत आया था। लगभग 15 वर्षों तक यहाँ रहा। उसने अपने यात्रा स्मरण में एक पुस्तक सियुकी लिखी थी, ठीक है। सियुकी का संकलन किया था। और ह्वेनसांग के नाम से युआनच्वांग व स्वानच्वांग, शाक्य मुनि तथा यात्रियों का राजकुमार के नाम से भी जाना जाता है उसको। ह्वेनसांग 1.5 वर्षों तक नालंदा विश्वविद्यालय में रहकर अध्ययन किया। इसके समय में यहाँ के जो प्राचार्य थे वो सीलभद्र थे। अगला हमारा सुमेलित करने के लिए है, तो इसे देख लेते हैं। निम्न युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है पूछ रहा है, ठीक है। तो प्रथम मैसूर युद्ध जो है मद्रास की संधि के द्वारा हुआ था, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। प्रथम कर्नाटक युद्ध पेरिस की संधि से नहीं हुआ था, तो इसमें ये रॉन्ग हो जाएगा। जो प्रथम कर्नाटक युद्ध हुआ था वो ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार के लिए हुआ था, ठीक है, वो पेरिस की संधि से इसमें नहीं दिया गया है। और सेकेंड मैसूर युद्ध, द्वितीय मैसूर युद्ध मंगलौर की संधि, बिल्कुल राइट हो जाएगा। और प्रथम सिख युद्ध लाहौर की संधि भी राइट हो जाएगा। तो प्रथम कर्नाटक युद्ध को देख लेते हैं। प्रथम कर्नाटक युद्ध पेरिस की संधि से सही सुमेलित नहीं है, क्योंकि प्रथम कर्नाटक युद्ध जो है ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार युद्ध का विस्तार था। इसकी पहल पर अंग्रेजों की तरफ से हुई थी, ठीक है। और कर्नाटक का प्रथम युद्ध सेंट थोमे के युद्ध 1748 के लिए अधिक विख्यात था, जो कैप्टन पैराडाइज के नेतृत्व में फ्रांसीसी सेना और नवाब अनवरुद्दीन के मध्य लड़ा गया। और यूरोप में एला सापेल मोस्ट इंपोर्टेंट है। अब ये ट्रीटी जो है एला सापेल की संधि से, ठीक है, 1748 में से ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार का युद्ध समाप्त हो गया, जिसके कारण कर्नाटक का प्रथम युद्ध भी समाप्त हो गया। ये संधि थी एला सापेल की संधि, जो प्रथम कर्नाटक युद्ध जिसके द्वारा समाप्त किया गया था। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। प्लीज़ आई होप वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।